नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में और मैं हूं आप सभी के साथ मानसी झा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, देहरादून से खबर सामने आ रही है, जहां 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने संगठनात्मक गतिविधियां तेज कर दी है। मंगलवार को गढ़वाल मंडल की टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार लोकसभा सीटों को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई। आपको बता दें, बैठक की अध्यक्षता भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने की। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद, विधायक और जिला अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद रहे। तो आपको बता दें, सबसे पहले टिहरी लोकसभा सीट की बैठक शुरू हुई। तो उस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नगर निकाय, पंचायतों और मंडलों की बैठक पहले ही आयोजित हो चुकी है। अब सांसदों की बैठक में विभिन्न कार्यों की समीक्षा की जाएगी। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जनता की सेवा करते हुए कार्यों को समयबद्ध तरीका से आगे बढ़ाएंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। देखिए, चूँकि हम लोग ये क्रमवार ऐसी बैठकें लगातार कर रहे हैं। पहले हमने नगर पालिकाओं, मेयर, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, जिला पंचायतों के अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख और हमारे दायित्ववान कार्यकर्ता, हमारे फिर मंडलों के सभी मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और कुमाऊं संभाग में ये प्रत्येक संसदीय क्षेत्र के अनुसार वहाँ के विधायकों और सांसदों के साथ कर रहे हैं। तो आज उसी क्रम में यहाँ की बैठक है। सभी प्रकार की समीक्षाएं हो जाएंगी उसमें और उनका फीडबैक भी मिल जाएगा और जो काम हमको करने हैं आने वाले समय में, उन सभी कामों को करेंगे। मानसून का ये समय चल रहा है। इस समय में हमारे सभी कार्यकर्ता, हमारे सभी जनप्रतिनिधि मिलकर जनता की सेवा करेंगे और समयबद्ध तरीके से जो काम और हो सकते हैं उन कामों को प्राथमिकता से लेकर आगे बढ़ाएंगे। देखिए, आज हमारी गढ़वाल मंडल की तीनों लोकसभाओं की बैठक है। कुमाऊं मंडल की दोनों लोकसभा बैठक हम लोग कर चुके हैं। आज की बैठक में प्रत्येक विधानसभा की हम लोग चर्चा करेंगे। हर विधानसभा के अंदर पार्टी के कार्यक्रमों का स्वरूप निर्धारित करेंगे और एक एक विधायक से अपेक्षा की जाएगी कि अपनी विधानसभा के अंदर पार्टी के कार्यक्रम को बहुत सफलता से वो पूर्ण करें। इसलिए चाहे वो संगठन के कार्यक्रम हो, सरकार की उपलब्धियों के लिए उनका भ्रमण के कार्यक्रम हो, उन सब में आज की बैठक में विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 2027 के चुनाव के लिए अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव कर रही है और आज की बैठक भी उसी में से एक पक्ष है और सारे विधायक, सारे सांसद हमारे अब लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव के लिए विधिवत रूप से तैयार हैं। आपको लगता है अब चुनाव आ रहे हैं और चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है? चुनाव में जाने से पहले जैसे कील कांटे सब ठीक किए जाते हैं, तो उसकी दृष्टि से सभी ये बैठक के कार्यकर्ताओं की हमारे जो मंडल अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सब अपने अपने सुझाव भी देंगे क्या है और सब तैयारी में लगेंगे। बहुत अच्छा है, चारों बहुत अनुभवी हैं और उनको स्थान मिला है। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड को भी बहुत मान सम्मान मिलेगा और राष्ट्रीय टीम में वो अपनी सहभागिता करेंगे। देखिए, 2027 का चुनाव है और लगातार बैठकें हमारी हो ही रही हैं, क्योंकि कैसे सक्रियता हमारी पार्टी में लगातार रहती ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अपने लोग हैं जो नीचे तक काम करते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, एक टू वे कम्युनिकेशन स्थापित करने की बैठकों के ज़रिए कोशिश की जा रही है। पहले मंडल अध्यक्षों की 304 मंडल पूरे प्रदेश में हमारे हैं और सभी मंडलों की हमारी उसकी बैठक हुई है मंडल अध्यक्षों के साथ और ऐसे ही हमारी 2 लोकसभाओं की बैठक संपन्न हो चुकी है, जिसमें कि सांसदगण, विधायक और हमारे मुख्यमंत्री जी और प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा बैठक ली गई और 3 लोकसभाओं की बैठक आज देहरादून कार्यालय में संपन्न होनी है, जिसमें कि टिहरी, पौड़ी और हरिद्वार तीनों लोकसभाओं की बैठक यहाँ है, जिसमें ये सभी महानुभाव उपस्थित रहेंगे। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको, उत्तराखंड कांग्रेस ने आगामी कार्यक्रमों और संगठन की रणनीति को लेकर तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली में होने वाली अहम बैठक में पार्टी अगले करीब 1.5 महीने के कार्यक्रम और अभियानों का रोड मैप तैयार करेगी। तो वही बता दें आपको, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा कि बैठक के बाद प्रदेश में पार्टी के कार्यक्रमों को और ज्यादा गति दी जाएगी। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय नेतृत्व की ओर से उत्तराखंड कांग्रेस की सकारात्मक भरोसा मिला है। तो आपको बता दें, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के उत्तराखंड में कार्यक्रम आयोजित कराने को लेकर केंद्रीय नेतृत्व
ने सहयोग का आश्वासन दिया है। तो आपको बता दें, गोदियाल का साफ तौर पर कहना है कि प्रदेश कांग्रेस जितने कार्यक्रम राष्ट्रीय नेताओं से मांगेंगे उन्हें करने का वो प्रयास करेंगे। इस दौरान क्या कुछ कहा, सुनिए। आगे के कार्यक्रम तय और होने हैं। हमारी 17 तारीख को दिल्ली में एक बैठक होगी फिर, और उसमें हम आगे 1-1.5 महीने के लिए रणनीति तैयार करेंगे, रोड मैप तैयार करेंगे। और मेरा ये मानना है कि हमें राष्ट्रीय नेतृत्व से ये भरोसा मिला है कि राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी और कार्यक्रम उत्तराखंड में करेंगे। और ये भी भरोसा मिला है कि आप जितने कार्यक्रम उनसे चाहते हैं उतने कार्यक्रम देंगे। उत्तराखंड को लेकर हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी बहुत आशान्वित है और उन्होंने हर कदम पर ये भरोसा दिया है कि हर कदम पर वो साथ रहेंगे, सहायता करेंगे, मदद करेंगे। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें आपको, देहरादून का पर्यटन अब मसूरी और शहर के चुनिंदा पर्यटन स्थानों तक सीमित नहीं रहा। आपको बता दें, जिले की 409 ग्राम पंचायतों में मौजूद अनछुए पर्यटन स्थलों को विकसित कर गांव को पर्यटन और रोजगार के नए केंद्र के रूप में तैयार करने की योजना है। तो वही बता दें, ग्राम्य विकास विभाग गांव-गांव में मंदिरों, झरनों, नदियों और ऐतिहासिक स्थलों की पहचान कर उन्हें पर्यटन मानचित्र पर लाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत ऐसे स्थानों की जानकारी जुटाई जाएगी जहां प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व होने के बावजूद पर्यटक नहीं पहुंच पाते हैं। तो आपको बता दें, योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है। तो आपको बता दें, प्रशासन की कोशिश है कि पर्यटक सीधे गाँव तक पहुंचे और पर्यटन से होने वाली आय का लाभ स्थानीय समुदाय को मिले। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होने के साथ गांव में स्वरोजगार के नए अवसर भी विकसित होंगे। और इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि और भी हम अपने टूरिज्म स्पॉट्स को, डेस्टिनेशंस को डाइवर्सिफाई करें। उसको देखते हुए हमने महाशु मंदिर के परिसर का 120 करोड़ के अंदर उसका विस्तारीकरण किया है। हमने कार्तिकेय स्वामी को डेवलप किया है ताकि वहाँ लोग जाकर के दर्शन प्राप्त करें। इसी प्रकार से कुमाऊं में आदि कैलाश, ओम पर्वत, ये सारे डेस्टिनेशंस जो हैं आज हम इनका डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। और हमने जो सर्किट्स बनाए हैं जिनके अंदर आपका शाक्त सर्किट, वैष्णव सर्किट, शैव सर्किट और आपका महाशु सर्किट, गोलजू सर्किट, ये सारे सर्किट्स हमने डेवलप किए हैं। तो इनसे निश्चित रूप में बहुत पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आ रहे हैं। इसके साथ साथ मुझे TRF के अंदर टूर एंड टूरिज़्म ट्रैवल फेयर में जाने का मौका मिला। कोलकाता में हम लोग गए, वहाँ पर भी हम लोगों ने जो बंगाली जो पर्यटक हमारे उत्तराखंड में आते हैं उनको धन्यवाद ज्ञापित किया। इसके बाद गुजरात भी हम लोग गए, गुजरात के लोगों की बहुत तादाद हमारे उत्तराखंड में आती है, उनको भी धन्यवाद ज्ञापित किया। और बड़े उत्साह के साथ हम ये बताना चाहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर जो हमारे गुरु थे, उनका भवन जो है राइटर्स बंगलो के अंदर उनका एक स्वीट है, उसको भी हमने पर्यटकों के लिए खोला हुआ है ताकि लोग वहां दर्शन प्राप्त कर सकें। अगली खबर की बता दें, खबर कोटद्वार से सामने आ रही है, जहां लैंसडाउन के मेहर गांव ब्लॉक द्वारी खाल में लगातार बारिश के चलते सुबह करीब 7 बजे एक मकान के ऊपर मलबा गिरने से भवन ढह गया। आपको बता दें, हादसे में 3 लोगों के दबे होने की सूचना पर पुलिस और SDRF की टीमें मौके पर पहुंची और रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया। तो वही अभियान के दौरान 2 वर्षीय बालक का शव बरामद किया गया है, जबकि धीरेन्द्र सिंह और मथुरा देवी की अभी भी तलाशी जारी है। तो वही बता दें आपको, सतपुली के बैरगांव में रसोई की छत गिरने से 60 वर्षीय सुशीला देवी भी घायल बताई जा रही है। तो वही स्थानीय लोगों ने उन्हें हंस फाउंडेशन अस्पताल पहुंचाया है। महिला की हालत खतरे से बाहर फिलहाल बताई जा रही है। वही इस खबर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता अंजना गोयल जुड़ चुकी है। अंजना, क्या कुछ अहम जानकारी सामने आ रही है इस पूरे हादसे को लेकर के?
जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि कल शाम से ही लगातार बारिश हो रही है और बारिश अगर जब लगातार होती तो पहाड़ों की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती है और वहाँ के जो मकान हैं वो ध्वस्त अक्सर हो जाते हैं, क्योंकि मलबा ऊपर से जब आता है और बड़े बड़े बोल्डर आते हैं तो इसकी चपेट में वो मकान आ जाते हैं। तो आज सुबह 7 बजे भी एक घटना यही हुई है कि मलबा जब नीचे आया तो वो मकान पर आने की वजह से वो पूरा परिवार ही उसमें दब गया और जब रेस्क्यू किया गया तो 2 वर्षीय बच्चे का शव मिला है। हालांकि उसके माता पिता की अभी तलाश जारी हो रही है। अभी 2 लोगों की तलाश जारी है, तो भी प्रशासन द्वारा क्या कुछ अहम जानकारी आ रही है इसके ऊपर? प्रशासन के द्वारा यही बताया जा रहा है कि एक तो आप जब सफर करें तो मौसम को देख करके करें, क्योंकि पहाड़ों के रास्ते कभी भी बंद हो जाते हैं और कभी कभी तो 1-2 घंटे के लिए नहीं, घंटों के लिए या कई कई दिन के लिए भी बंद हो जाते हैं। और मौके पर टीम NH की पुलिस भी वहां पर रहती है, लेकिन इतना प्रयास जब लगातार बारिश होती तो नहीं कर पाती वे भी, क्योंकि जो है लगातार मलबा आता रहता है। और प्रशासन का यही कहना है कि आप लोग घर से निकलने से पहले मौसम के हालात जरूर देखें। अंजना, सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। अगर बात की जाए रेस्क्यू ऑपरेशन की तो अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? लगातार पुलिस के द्वारा और SDRF की टीम मौके पर है और वो रेस्क्यू कर रही है और उन दोनों शवों की जो लापता है उन लोगों को भी तलाश करने ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं उनको वो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अंजना हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से जानकारी देने के लिए। बता दें, नैनीताल के मॉल रोड पर सड़क निर्माण में देरी के विरोध में व्यापारी नेता पुनीत का आंदोलन दूसरे दिन भी लगातार जारी रहा है। 2 दिन तक सड़क पर लेटकर विरोध करने के बाद उन्होंने मौके पर टेंट लगा दिया है। तो आपको बता दें, 15 अगस्त और रविवार की छुट्टी के बाद प्रशासन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारी मंगलवार सुबह मॉल रोड पहुंचे और नैना देवी व्यापार मंडल अध्यक्ष से आंदोलन खत्म करने की अपील की है। तो आपको बता दें, अधिकारियों ने जल्द सड़क निर्माण पूरा होने का भरोसा दिलाया है, लेकिन पुनीत ने साफ तौर पर कहा कि उन्हें तय सीमा में काम पूरा होने का भरोसा नहीं है। तो आपको बता दें, लोक निर्माण विभाग ने अब 10 अक्टूबर तक काम पूरा करने की नई समय सीमा बताई है, यानी नंदा देवी मेले के बाद सड़क खुलने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें, व्यापारी नेता ने आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया है। स्थानीय लोगों का समर्थन भी लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, राजेश पंत जी आए हैं, PWD के बड़े बॉस हैं और उन्होंने अपना पूरा टाइम फ्रेम मेरे सामने रखा है कि हम इतने दिन में फाइलिंग पूरी करेंगे और इतने दिन में इस पर स्लैब डाल के व्हीकुलर मूवमेंट के लिए चालू कर देंगे और इतने दिन में हम इसको मैनुअल यानी कि पैदल चलने के लिए हम चालू कर देंगे। तो वो टाइमलाइन के हिसाब से जो वो डेट मुझे दे के गए हैं वो बैठ रही है लगभग आप सभी के सामने चर्चा हुई है 10 अक्टूबर, जो उनकी तरफ से फाइनल डेट आ रही है। उसमें भी उन्होंने उम्मीद है बोला है, तो उम्मीद पे दुनिया कायम है। अब मैं भी दुनिया से अलग तो हूँ नहीं, लेकिन उसमें एक मेरी इनके संग केवल एक ही बहुत बड़ी कंडीशन आएगी और वो बड़ी कंडीशन हमारी भावनाओं से जुड़ी हुई है। वो कंडीशन के तहत मैं इनको पत्र के रूप में जवाब दूंगा, आज दूंगा या कल दूंगा सोच समझ के। और अगर वो ये कंडीशन मान लेते हैं तो मैं राजेश पंत जी जो आए हैं उनकी भावनाओं की कदर करते हुए मेरे प्रति तथा काम को पूरा करने की लगन और पैशन जो उन्होंने मुझे दिखाया है और 8 अक्टूबर और 10 अक्टूबर तक पूरे करने का जो वादा किया है, मैं उनकी बात को स्वीकार करके उस कंडीशन के तहत अगर वो स्वीकार मेरी कंडीशन कर लेते हैं तो मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और उस कंडीशन के एवज में और उनके एक्सेप्टेंस के एवज में जो मैंने अन्न जल ग्रहण करने का, जो अन्न जल त्याग करने का जो मैंने प्रॉमिस किया है उसको मैं कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ा दूंगा। मैंने उन्हें इस काम के अपडेट के बारे में बताने के लिए आया था। जैसा मुझे जानकारी मिली थी वो धरने पर हैं और अनशन पे हैं, तो मैं उनसे ये अनुरोध करने आया था कि वो अपना अनशन समाप्त करें। और ये आंदोलन तो एक अच्छे कॉज के लिए जारी होना अच्छी बात है, लेकिन मैं उन्हें अपडेट करने आया था कि हमारा जो काम है वो तेज़ी से चल रहा है। हमारा मटेरियल साइट पर आ चुका है और हमारी जो केसिंग्स हैं वो सारी पहुंच चुकी हैं। मटीरियल भी अभी और पर डे हमारा जो है मिनिमम 2 फाइल हम लोग या कभी कभी 3 फाइल का जो टारगेट है वो अचीव कर रहे हैं। तो हमारी 18 फाइल अभी होनी है, जो कि हमें उम्मीद है कि हम 20
7 तक वो पाइलिंग का काम कर लेंगे और मतलब उसके 10 दिन के अंतर्गत हम लोग स्लैब कास्टिंग का काम भी पूर्ण कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो स्कोप है उसमें जो पाइलें हैं वो 18 पाइल और उसके ऊपर स्लैब कास्टिंग है। तो ये हम लोग 10 सितंबर तक उन्होंने मेरी बात को कंसिडर किया है और खुद भी शायद वो प्रगति देख ही रहे हैं काम की। तो मुझे उम्मीद है कि वो उस पर विचार करेंगे और हमने भी जो बात की है वो कार्य की जो प्रगति है उसको देखते हुए प्रैक्टिकल निर्धारित समय काम की वही नजर डालते अगली खबर की बता दें, विकास नगर से खबर सामने आ रही है, जहां विकास नगर में सोमवार दोपहर हुई मूसलाधार बारिश ने शहर की जल निकासी व्यवस्था की कहीं न कहीं पोल खोल दी है। तेज बारिश के बाद नगर के कई वार्ड जल भराव की स्थिति देखने को मिली। चारों तरफ जल भरता हुआ नजर आया। आपको बता दें, सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो 28 फीता रोड, कॉलेज रोड और भी तमाम पंजाबी कॉलोनी, स्वयं चर्चा रोड समेत कई इलाकों में जो है जल भराव देखने को मिला। दिल्ली यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सहारनपुर बस अड्डे के पास भी पानी भरने से आने जाने में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज़्यादा परेशानी दुकानदारों को होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि कई दुकानों के अंदर तक बारिश का पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है और सामान भी भीगने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो वही बता दें, स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हर साल बारिश में शहर के कई हिस्सों में जल भराव होता है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया है। बारिश ने एक बार फिर नगर की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। वही नजर डालते अगली खबर की बता दें, देहरादून में भारी बारिश के कारण नदी का जलस्तर अचानक बढ़ने से यूपीएस के 6 छात्र जंगल में फंस गए हैं। तो आपको बता दें, सभी छात्र जो है मिसरास पट्टी के थाना गांव क्षेत्र के टैंकिंग के लिए गए थे और वही वापसी के दौरान तेज बारिश शुरू होने से नदी का पानी तेजी से बढ़ गया, जिससे छात्रों का वापस लौटना मुश्किल हो गया। सूचना मिलते ही एसडीआरएफ मौके पर पहुंची, रेस्क्यू टीम मौके के पर रवाना हुई। तो वही आपको बता दें, दुर्लभ क्षेत्र और बढ़े हुए जलस्तर के बीच टीम ने करीब 6 किलोमीटर पैदल ट्रैकिंग कर छात्रों तक पहुंच बनाई। वही बता दें, एसडीआरएफ जवानों ने सभी 6 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकालकर जिला पुलिस के हवाले कर दिया है। तो वही रेस्क्यू किए गए सभी छात्र यूपीएस विश्वविद्यालय के हैं और उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। वही नजर डालते अगली खबर की बता दी आपको, चमोली के मायापुर पीपलकोटी टनल में एसडीआरएफ समेत संयुक्त रेस्क्यू टीमों का सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। संयुक्त रेस्क्यू टीम के प्रभारी निरीक्षक कर्ण सिंह ने बताया कि टनल में लगातार पानी बाहर निकाला जा रहा है। तो वही टनल के अंदर काफी दलदल होने के बावजूद टीमें अभियान में पूरी तरीके से जुटी हुई नजर आ रही है। तो वही एसडीआरएफ की टीमें उपलब्ध संसाधनों और उपकरणों की मदद से टनल के अंदर संभावित स्थानों पर लगातार गहन सर्चिंग कर रही है। तो आपको बता दें, प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच सभी संयुक्त रेस्क्यू एजेंसियां आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ा रही है। रेस्क्यू टीमों द्वारा सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए टनल के अंदर हर संभावित स्थान की जांच की जा रही है। पानी और दलदल जैसी चुनौतियों के बावजूद अभियान को रोका नहीं गया है। अधिकारियों का साफ तौर पर कहना है कि सर्च ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा और परिस्थितियों के अनुसार आगे भी रणनीति तय की जाएगी। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तब तक देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।